ये बात वैसे बोलनी नहीं चाहिए। And I think India is also hosting BRICS this time. दिल पे पत्थर रख के बोल रहे नहीं इंडिया कर लो, तुम कर लो, तुम्हारा है। BRICS और Quad एक ही महीने में होने वाले हैं. And playing all sides, and everyone is grateful that it is playing it. Will give us some shocks after the results are declared. चाइना को भी हेलो बोल दिया, इंडिया को भी हेलो बोल दिया। अब एक हिस्ट्री लेसन भी है। So they are trying to get rid of this oil dependence and अब प्रॉफिट दो जगह से है, इसको बोलते हैं आर्बिट्राज। लिंचपिन ऑफ इट ऑल, यूएस is grateful that India is doing it. तब से लेके अभी तक I think fuel prices haven't gone up that much. लेकिन हिपोक्रेसी देख लो, they did not directly cut their ties, they waited. So how does India do it? So as we know, the Iran-US war is going on, and we know that Strait of Hormuz has been blocked first by Iran, now by US, which obviously has had many countries looking for oil and other things, creating shortage of supply. But there is one country, India, which has enormous refining capacity, and there is an opportunity for India to use this as an opportunity to make more profit and become a global refinery in the world, right? So let's just have a look at what India does when it comes to refining oil that comes from the Middle East or from the Russia, and how it makes profit and is one of the leading exporters to Europe, Africa, and other nations who need oil for their daily use. So how does India do it? I think it all started during the Ukraine-Russia war, if you may call it a war. During that conflict, Europe says that वो लोग रशिया से कोई ऑयल इंपोर्ट या फिर पेट्रोलियम इंपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन हिपोक्रेसी देख लो, they did not directly cut their ties, they waited such that they wanted their imports to be routed from elsewhere. वो लोग बोल रहे हैं कि चलो रशिया, तुमसे हम तेल खरीदना बंद करेंगे, लेकिन आज नहीं करेंगे, 3 महीने बाद से करेंगे। हाँ? 3 महीने बाद करेंगे मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है वी आर स्लोली एंड स्टेडीली गोइंग टू टेपर ऑफ आवर कंजम्पशन फ्रॉम योर साइड एंड देन इंपोर्ट ऑयल फ्रॉम एल्सवेयर। तो यूरोप 2 जगह से तेल और एलएनजीज़ वगैरह इंपोर्ट करते हैं जनरली। मतलब सबका वैसे सप्लाईज़ तो डाइवर्सिफाइड ही होती है। One of the suppliers is the US. Second is, you can say, from the Asian region. India was also a supplier. Percentage wise कम था कॉन्फ्लिक्ट से पहले, यूक्रेन वर्सेस रशिया के कॉन्फ्लिक्ट के पहले। सिचुएशन ऐसी है कि नाउ इंडिया गॉट द ग्रीन फ्लैग वेयर रशिया का जो ऑयल है दैट्स सैंक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन इंडिया को बोला कि यू हैव गॉट द राइट्स टू बाय इट। इंडिया ने बोला यस वी विल परचेज इट। अब रशिया के पास बिकॉज दे डोंट हैव एनी अदर बायर्स ऑफ देयर ऑयल, वो लोग बोल रहे हैं कि वी विल गिव यू सम डिस्काउंट्स टू इट। डिस्काउंट्स मिला, इंडियन रिफाइनरी ने इंपोर्ट किया। करने के बाद क्या हुआ, जितना हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी की ज़रूरत है उससे ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं, जो एडिशनल है उसको रिफाइन करके यूरोप भेज देते हैं। अब प्रॉफिट दो जगह से है, इसको बोलते हैं आर्बिट्राज। एक है जो रियल मार्केट प्राइस है, मान लेते हैं कि $100 पर बैरल, हम रशिया से डिस्काउंटेड में खरीदेंगे, मान लेते हैं $80 सबसे पहले, तो $20 का उधर फायदा हो गया। सेकंड इज इंपोर्टेड जो ऑयल है वो थोड़ी ना एक्चुअल नॉन रिफाइंड प्राइसेस पे बेचेंगे हम लोग, रिफाइनिंग की भी तो एक कॉस्ट है ना, इट्स अ 2 स्टेप प्रोसेस। तो सेकंड स्टेप ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से हम उसको सरचार्ज लगाएंगे, सरचार्ज लगा के हम फिर यूरोप से बोलेंगे कि पैसे दो। देखो घूम फिर के यही है कि इंडिया इज करंटली वर्किंग एज अ बैलेंस वेयर जो ऑयल की रिक्वायरमेंट्स है इन द वर्ल्ड, it's playing as a middleman and playing all sides, and everyone is grateful that it is playing it. Russia is grateful, Europe is grateful, even the linchpin of it all, US is grateful that India is doing it. Now grateful का मतलब ऐसा नहीं है कि वो दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट, दिल पे पत्थर रख के बोल रहे नहीं इंडिया कर लो भाई, तुम कर लो, तुम्हारा है, समथिंग ऑन दैट लाइन्स। अब यहाँ पे एक हिस्ट्री लेसन भी है
जहाँ पे तुम देख सकते हो फ्रांस हैज़ आई थिंक अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियर पावर्ड इलेक्ट्रिक जनरेटिंग यूनिट्स। जर्मनी के पास भी अपॉर्चुनिटीज़ थी ये सब, लेकिन उन्होंने उस तरफ गए नहीं। दे शट देयर न्यूक्लियर पावर प्लांट एटसेट्रा। और अब जाके ड्यूरिंग द विंटर्स क्रंच आया था, इश्यूज हुए थे यूरोप में। तो कंट्रीज एट द एंड ऑफ द डे आर हिपोक्रेट्स। द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ एनी कंट्री शुड बी अबाउट देयर पीपल एंड नोबडी एल्स, एंड दैट if every country follows this motto, I think the world is a better place to be in. Yeah, India is doing that quite well. और देखा जाए तो जैसे कि ये वॉर जब स्टार्ट हुआ, आई थिंक फेब में स्टार्ट हुआ था, एट द एंड ऑफ फेब Bye-bye. अराउंड 28, तब से लेके अभी तक आई थिंक फ्यूल प्राइसेस हैवंट गॉन अप दैट मच, इफ एट ऑल इट हैज गॉन अप। उतना कुछ chaos हुआ नहीं, obviously people talking about it in Twitter and all, in X, but India has done quite well in terms of controlling the prices domestically. And yeah, you were right, India is using this as an opportunity to establish itself as the major refiner. I think I was reading that India, I think, refines, I don't know, 250 million tons per annum, something like that. जो गुजरात में जो एक जामनगर में जो रिफाइनरी है, दैट्स द लार्जेस्ट, राइट? Yeah. सो या, सो इंडिया इज डूइंग क्वाइट वेल देयर। बट जो वॉर जो चल रहा है, ऑब्वियसली द ब्लॉकेड जो हुआ है हॉर्मुज में, हाउ विल दैट इम्पैक्ट इंडियाज रिफाइनिंग कैपेसिटी? क्योंकि सोर्स तो वो बंद हो गया ना वहाँ पे। इंडिया वाज टेकिंग ऑयल फ्रॉम द मिडिल ईस्ट, राइट? फ्रॉम Yeah. ईरान से भी लेते होंगे कुछ, तो तो 50% I think उसको it फिर was वो मैनेज कैसे करेंगे? 50% it was Russian oil, and the rest 50% was diversified. तो the diversified sources में मिडिल ईस्ट was there. रशिया का तो ठीक है, अब कितना इंपोर्ट कर लोगे रशिया से? 100% तो करना बहुत ही टफ है ना। तो मिडिल ईस्ट वाला जो सप्लाई है वो चोक हो गया, मतलब इट्स एन इशू। या यू गॉन। नो नो, आई वाज जस्ट आस्किंग, तो अब नया फिर चैलेंजेस क्या रहेंगे जो अगर ये ब्लॉकेड रहा, तो इंडिया को किधर से फिर लेना पड़ेगा? आई थिंक रशिया वुड बी द ऑब्वियस पार्टनर, वहाँ से ऐसे इंक्रीज करेंगे वो लोग। तो ईरान तो बंद हो गया, ईरान तो अभी देगा नहीं, और हॉर्मुज बंद है तो उधर से फिर तो 1/5 ऑफ द एनर्जी ऑब्वियसली इज ब्लॉक्ड। सो इंडिया वुड हैव टू बी केयरफुल नाउ, देखो कंसीडरिंग द जियोपॉलिटिक्स एट द मोमेंट। द थिंग इज, हम लोग बहुत ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करते हैं फॉर आवर ओन पर्सनल नीड्स। इंडिया ओनली प्रोड्यूसेस अबाउट 13% ऑफ आवर ओन नीड्स। जो ऑयल है, जो 13% जैसे हम लोग प्रोड्यूस कर पाते हैं डोमेस्टिकली, दैट मीन्स 87% तो हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। लास्ट टाइम 2022 ऑनवर्ड्स अपॉर्चुनिटी थी कि हम सरप्लस में इंपोर्ट करें, हमारे डोमेस्टिक को भी सप्लाई करें, इंटरनेशनल को भी सप्लाई करें, प्ले बोथ साइड्स। अपॉर्चुनिटीज थी, अब जाके वो अपॉर्चुनिटीज सीम लेस। अब वर्ल्ड में एवरीवेयर एवरीवेयर ऑयल के प्राइसेस, दैट इज द गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, सबके प्राइसेस बढ़े। नॉट इन इंडिया। नॉर्मल 1-2 रुपये अप्स एंड डाउन्स वो तो होता ही रहता है, वो सप्लाई एंड डिमांड थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन इंटरनली एवरीथिंग इज ऑन द बैलेंस। ठीक है, देयर आर टू फेस्ड थिंकिंग। एक तो है हम लोग डीजल बाहर के कंट्रीज में सप्लाई करते हैं, एज वेल एज एयरप्लेन फ्यूल, एटीएफ बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एटीएफ बोलते हैं ना, आई एम नॉट श्योर, मे बी दैट्स जेट फ्यूल बोलते हैं। टर्बाइन, जेट फ्यूल, लेट्स कंसीडर इट एज जेट फ्यूल भी सप्लाई करते हैं। यूरोप का आई थिंक लास्ट ईयर हमने 4.1 मिलियन मेट्रिक टन सप्लाई किया था। ठीक है, इस साल प्रोजेक्शंस है कि इट विल बी अराउंड 2.5 मिलियन मेट्रिक टन। अब द क्वेश्चन इज व्हाई। इंडिया को देखना पड़ेगा ना कि अपना डोमेस्टिक नीड्स अगर फुलफिल नहीं हो रहा है तो वी हैव टू स्टॉप सप्लाइंग टू आउटसाइड कंट्रीज। तो फर्स्ट इज डोमेस्टिक नीड्स फुलफिलमेंट, देन वी आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी दैट इफ देयर इज सरप्लस नीडेड, देन वी विल सप्लाई टू अदर कंट्रीज। तुझे पता है हाउ डज वन कंट्रोल द सप्लाईज टू अदर कंट्रीज? इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है? सरचार्जेस लगाती है, सेस लगाती है। करंटली डीजल पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ₹55 है सरचार्ज। अर्लियर इट वाज 21 roughly in the 20s range, 20 to 25 range, अभी 55 के आसपास है। सेम गोस फॉर जेट फ्यूल। तो गवर्नमेंट अगर बोलती है कि वी आर गोइंग टू प्राइस आवर एक्सपोर्ट्स हायर,
तो दो ऑप्शन है कि we will earn the similar amount of money while supplying less oil to the other places while fulfilling our own domestic needs. Second is, ये बात वैसे बोलनी नहीं चाहिए. Our discussion is entirely geopolitical in nature that considers other countries. But let's talk about the Indian markets as well. Currently, there is election going on in two states, two big states. One is Tamil Nadu, second is West Bengal. Right? Now think about if the prices of LPGs are raised by just 100 rupees. Alright, Yeah. currently if it's 900 rupees, let's assume it's 900. I do not know the rates of everywhere. It's 900 rupees, let's assume. Let's say ki we increase, the government increases it by 100 rupees. Think about the shares of vote that will change its direction because of this price increase. So government is, I think, will give us some shocks after the results are declared. I'm just guessing. So this is just a temporary halt. The prices of oil, that is not just oil, I will say the prices of LPG as well as petrol will go up sharply. Petrol might go around 15 to 30 rupees. That's the range everyone is quoting. But I'm not quite sure about if government will follow it through or not. Yeah, that was my point. और कोई इन्फॉर्मेशन आई क्या वो नए जो सप्लायर्स किधर से आएंगे? रशियन ऑयल तो आने वाला है. वी हैव हर्ड दी आई थिंक दे हैव लिफ्टेड सैंक्शंस ऑन They have रशिया. lifted I'm not sure. sanctions, but I'm not Yeah. quite sure if they have renewed that lifted sanctions clause. That is, extension मिलेगा कि नहीं? वो sanctions जो lift किया हुआ है currently, वो extension मिलेगा कि नहीं, उसका थोड़ा बहुत doubt है. Because President Trump तो कभी भी कुछ भी बोल देते हैं. थोड़े दिन पहले चाइना को भी हेलोल बोल दिया, इंडिया को भी हेलोल बोल दिया. अब तुम सोच के देखो जियो पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है. चाइना बोल रहा है कि बड़े कंट्रीज को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, और ट्वीट में इंडियन फ्लैग एंड चाइनीज फ्लैग एक साथ. मैंने बोला ये तो सही है, ऑफिशियली भाई कुछ भी हो सकता है. So nobody is friends in international waters. Everybody is just there for themselves. Just situation changes, change your partners accordingly. That's the way international politics works. और ये वेनेजुएला का भी ऑयल भी आएगा मार्केट में. आई थिंक यूएस विल मेक श्योर people buy those oil. Seems like it. Uh, Seems like. So I think, yeah. So we have to wait and see how this goes. And मुझे तो नहीं दिख रहा ये Hormuz open होता हुआ for quite some time. Where do you see the conflict like? Do you have any inputs? Looks like it will go for 6 months to a year. It's not going to be settled that quickly. So we have to be prepared. We as youths have to be prepared for the shocks, maybe in the prices of things, as well as the job-centric views of our world as well. So people have to find out more sources of income, maybe, if I'm not wrong. Just after COVID, things haven't settled down. Every 1 to 2 years, new things have come up. And to face the brunt of it all, I think the greatest sufferers of the said things are going to be the European nations. They say that they're not they are aligned with some Western countries and ideologies, but at least Indian Union, as we said, as in the Constitution, we follow something very deeply, even though we are divided by creed, caste, religion, maybe, as well as language. The thing about Europe is very different. Their unifications are based on very subtle ideologies. One is to stand up against Russia, they set up NATO. The second was the European Union. I would call the European Union a good thing, but the larger countries face some issues regarding immigration, as well as the, what would I say it, the extremist ideologies of the left as well, that did not fare well for them. Look at the situation of Sweden or many other such countries. So Europe will have to pay the price, and I think the Ukraine-Russia war was just the start. We as in country of India, I think we are positioned well.
Just the thing is, if we maintain our internal composure within the world, we're good to go. I think we can stand well with our heads held high. Now the only thing is the AI dominance, etc. I think government has set some plans internally, but it won't be a big deal in the coming future. Developing infrastructure is better than developing our own AI models, if I may say so. If you have data centers, if you have sufficient amount of GPUs, power supply, the power grid, which can provide sufficient electricity to that um, data centers, etc., I think we are good to go. We can develop AI models anytime. I think that's a good way. Let's see if government follows through, because we cannot uh, be lagging behind the likes of US and China. I think government has some plans up its sleeve, and I hope that whatever I'm thinking positive about the government's plans comes to fruition. Yeah. And also, I think Trump is going to China next month. I Yeah, think middle of May. So we have to see how that pans out. And I think India is also hosting BRICS this time. If yeah. I'm not BRICS और Quad एक ही महीने में होने वाला है. Quad भी होने वाला है same month. So India has to make the right moves. Yeah, Mm. think about it. Quad was Yeah. formed because of the threat of China, and BRICS was formed because Mm. of the threat of US. So we are in two different moods considering the two bodies that we are part of, and India works that way. I cannot say that the earlier governments did not do that. They were also well aligned with the public of India regarding geopolitics, and India historically we have been non-aligned, and I like that. So we have to wait and watch, and let's hope for the best. India and we Indians are safe from this crisis, and all goes well in the future. So the thing is, Europe was getting its own, and now, in saying it lightly, it's fucked apparently. So But Europe का ये भी है ना, they are transitioning into the more energy EVs and all. So they are trying to get rid of this oil dependence and all these things. जो उनका framework है, जो plan है उनका. but So we might see I in think 10 years they're that not ready for it. 10 years, yeah, they have the you're tech. correct in that sense. Yeah. Let's Hey, India is also let's doing wait that, and watch. Let's obviously. wait and watch. Mm. I think whenever European countries face the brunt of things, they start wars in smaller countries through proxies, and that way they earn their money and keep their standard of living. If everybody in the world is at the same place, then the feeling of oneself being greater than the other is a tough pill to swallow. I think people generally want to keep classes separate. Why do you think India and Indian people are always facing such kind of hatred towards us, right? It's one of the reasons. They don't want others to be better than them. Think about it. Currently, the life of a middle class person in India, or let's say in anywhere around the world, is better than the life of kings 200 years back. Medicines, food, quality of living, cheapness of things, cleanliness, safety, everything is, I think, better by 100 folds. Even food, people might say that I'm wrong about food. Everything is better by 100 folds. Just the only thing is, we are currently facing the issue of our brain not functioning and giving us Air pollution. correct. Air pollution बोल दिया. Yeah, air pollution is one of the things. Yeah, I think maybe that's connected to our brains, right? Not functioning properly, maybe. But we will solve it in the next 10 years, if I'm thinking Yeah. correctly. Yeah, that's it.
Hey, hey, give back. Hey, give back. कोई तरीका है भीख मांगने का? भीख तो हाथ जोड़ के मांगते, आप लोग तो दादा की